चाइल्ड, पहले हमने पढ़ा ऐतिहासिक संदर्भ में बुद्धि का अर्थ, और अब हम पढ़ते हैं आज के संदर्भ में बुद्धि का क्या अर्थ है। पहले तो हम ऐतिहासिक संदर्भ में बुद्धि की जो संकल्पनाएं थी उनमें तो एक ही आशय निकला था, एक ही अर्थ निकला था। उन्होंने बुद्धि को सिर्फ कुछ मान्यताओं के आधार पर अंकों में मापने पर जोर दिया, यानी कि कुछ मान्यताएं थी उनकी, और मान्यताओं को अगर वो सही बताते हैं तो उन्हें अंकात्मक रूप देकर बुद्धि का निष्कर्ष निकाल दिया। बुद्धि के मापन के आधार में प्रयुक्त मान्यताओं भी पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, यानी कि जो मान्यताएं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, ऐसा नहीं है वे मान्यता पूर्णतः समाप्त होगी, बल्कि आज भी हम समाज में जाने अनजाने में उन मान्यताओं का प्रयोग करते हैं। देखो, आज के जो अध्यापक है वो पर उन पर छाप मिलती है, उनकी मान्यता है। आपने शिक्षकों को यह कहते सुना होगा, मेरी कक्षा में तो सिर्फ 2-4 ही बच्चे तेज हैं, बाकी सब पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ 2-4 बच्चे जीवन में कुछ से सफलता प्राप्त करेंगे, बाकी तो निकम्मे हैं, इनको तो खेत के काम में या दुकान में भेज दो या नाईगिरी का काम करवाना शुरू कर दो। यदि उनके इस कथनों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पारंपरिक स्वरूप में बच्चे की बुद्धि का मूल्यांकन कर रहे थे, जिसमें यह भी मान्यता प्रबल थी कि जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यानी कि जो बच्चा पढ़ाई में तेज है वही बच्चा बुद्धिमान है। वे बुद्धि को बहुत ही संकुचित स्वरूप में देखते हैं, जिसमें बुद्धि को अन्य क्षमताओं को महत्व देने का कोई स्थान नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ बुद्धि में तेज होना ही काफी है, तेज होने के साथ साथ और क्षमता होनी चाहिए, वो बुद्धि में नहीं है। परंतु यह जानते हैं कि 9 साल की एक राधा है जो विद्यालय में संख्या नहीं सीख पा रही, लेकिन बिना गणती के एक छोटा मोटा सामान खरीद कर घर का वही लाती है, यानी कि घर का सामान खरीद कर तो वो लाती है, परंतु विद्यालय में जब उसे संख्या होंगे सीखने के बारे में कहा जाए तो वो नहीं सीख पाती। ऐसा क्यों? रमेश जो विद्यालय में भाषा की कक्षा में कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन अपनी सब्जी की दुकान है घर पर, उसमें आने जाने वाले ग्राहकों से बात करके उसे कोई झिझक महसूस नहीं होती। इसी प्रकार आशा नाम की एक विद्यार्थी है जो निःशक्त बालिका के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वह देख नहीं सकती। संगीत के क्षेत्र में वह अन्य बच्चों से कहीं अधिक दक्ष है। तो अब देखो, बुद्धि और होशियार होना या तेज होना, ये टू वर्ड आर डिफरेंट। पहला तो हमने देखा कौन सी बच्ची थी, राधा। राधा है जो विद्यालय में गिनती नहीं सीख पा रही थी, परंतु घर का सामान वो खरीद कर वही लाती थी और खरीदारी का पूर्णतः हिसाब किताब रखती थी। ऐसा कैसे? यानी कि बी प्रैक्टिकल नॉलेज में तो वो एक्सपर्ट है, थ्योरेटिकल नॉलेज में वो जीरो है। इसी प्रकार रमेश है जो विद्यालय में भाषा तो नहीं बोल पा रहा, ना भाषा की कक्षा उसमें तो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन जब वो सब्जी की दुकान पर जाता है तो अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों से बेझिझक भाषा का प्रयोग कर लेता है। हम यह भी पाते हैं कि सीखने की क्षमता को ही बुद्धिमान दिया जाता है। सीखने की क्षमता का आकलन, सीखने की गति, यानी कि सीखने की गति कैसी है, धीरे है, तेज है या मंद है या सामान्य है। व्यवहारिक उपयोग सीखने का व्यवहारिक उपयोग कैसा है, व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को कितना है, यदि अधिक समय तक याद करने की योग्यता आदि के आधार पर किया जाता है। यदि किसी बच्चे की सीखने की गति का तुलनात्मक रूप से दूसरे बच्चे से अधिक हो, यानी कि किसी बच्चे की सीखने की क्षमता दूसरे बच्चे की अपेक्षा अधिक है, उसकी बुद्धि को अधिक मान लिया जाता है। कहने का आशय है जिसमें जितनी अधिक सीखने की क्षमता होगी उसमें उतनी अधिक बुद्धि मानी जाती है। बुद्धि के संदर्भ में यह बात पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाती। आप अपनी कक्षाओं में ऐसे भी विद्यार्थी को पाएंगे जो प्रतिभाशाली होते हुए परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, यानी कि है तो प्रतिभाशाली, उनके आईक्यू लेवल 120 या 140 से ऊपर है, परंतु जब परीक्षा आती है तो परीक्षा में प्रश्नों के जवाब देते समय वो हड़बड़ाहट या झंझटाहट महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, और परीक्षा में उन्हें 3rd डिवीजन, सप्लीमेंट्री या बाई ग्रेस पास होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम पर क्या बुद्धिशाली नहीं मानेंगे? उनकी प्रतिभा को बुद्धि के तौर पर आंक सकें। आपने ऐसे उदाहरण सुने होंगे, परीक्षा में असफल रहने वाले बच्चे अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, परीक्षा में तो असफल हो जाते हैं परंतु वो बाद में अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। कुशल अभिनयकर्ता, एक्टिंग भी कुशल एक्सपर्टनेस से करते हैं, अच्छे नर्तक, डांस भी अच्छा कर सकते हैं, सृजनशील है, लेखक भी हैं, कुशल व्यापारी आदि भी हैं। अतः यह सवाल उठता है, क्या पढ़ाई में अच्छा होना ही बुद्धि की कसौटी है? फिर अन्य आयामों को भी समान महत्व दिया जाना जरूरी है। पहले की बुद्धि का मतलब सिर्फ इतना ही था, बच्चा पढ़ाई में कितना तेज है या किसी समस्या को अपने जीवन में कैसे सुलझाता है। किसी भी विषय का जानकार यदि किसी निर्णय पर जल्दी कैसे पहुंचता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियाजे के अनुसार जो अपने व्यवहार में समायोजन
करने में मदद करे, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करता है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित कर देता है पियाजे के अनुसार, वो क्या है, बुद्धिमान है। अपने सिद्धांत में पियाजे ने बुद्धि को मानसिक क्रियाओं के विकास का एक स्वरूप माना, यानी मेंटल एक्टिविटी है उनके डेवलपमेंट का एक नेचर माना। बुद्धि सिद्धांत के समझने के सापेक्ष में यह समझना अनिवार्य है कि इस बुद्धि के सिद्धांतकारियों ने बुद्धि को दो तरीकों से परिभाषित किया है या दो तरीकों से स्पष्ट किया है। पहला है कार्य सिद्धांत और दूसरा है प्रक्रिया सिद्धांत। कार्य सिद्धांत का मानना है कि बुद्धि विभिन्न कारकों में विभक्त होती है, जबकि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है वो ये मानता है कि बुद्धि है वो समझ से उत्पन्न होती है, विश्लेषण करने से उत्पन्न होती है, समीक्षा करने से उत्पन्न होती है, संश्लेषण करने से उत्पन्न होती है, प्रक्रियाओं के सापेक्ष समझाने पर उत्पन्न होती है। कार्य सिद्धांत है उसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर के सिद्धांत को रखा जाए। यानी कि बुद्धि को मापने के दो सिद्धांत है। पहला है कार्य सिद्धांत जिसके प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है, थर्स्टन है, गिलफोर्ड है, गार्डनर है। जबकि क्रियात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, स्टर्नबर्ग और पियाजे। ये इसके क्रियात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो पहले तो हम बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं, यानी थ्री एंगल ऑफ या थ्री डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस। देखो त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, गिलफोर्ड थे। उन्होंने बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी तत्वों के तीन आयामों में विभाजित किया, यानी बुद्धि में तीन डायमेंशन होते हैं, तीन संरचना होती है बुद्धि की, उसी के आधार पर बुद्धि का आकलन किया जाता है। पहला है संक्रिया, ऑपरेशन। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें बुद्धि के तीन तत्व या तीन डायमेंशन में डिवाइडेशन किया गया। पहला सिद्धांत है संक्रिया सिद्धांत। बुद्धि को संक्रिया तत्व होना चाहिए। संक्रिया तत्व में उन्होंने क्या बताया, संक्रिया से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली मानसिक प्रक्रियाओं के स्वरूप से होता है, यानी व्यक्ति के द्वारा जितने भी मानसिक प्रक्रियाएं की जाती है उनको संक्रिया कहते हैं। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में, यानी कि जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्षमता है व्यक्ति की, उसको 5 भागों में डिवाइडेशन किया। यानी कोई भी काम करते समय मनुष्य अपने विचार में विभिन्न प्रकार के विचार आता है तो क्या करता है, पहला तो है मूल्यांकन करना एवं सूचनाओं की पर्याप्तता पर निर्णय लेना, यानी जो उसके पास समस्या को समाधान करने के लिए जितनी भी उस समस्या से संबंधित रिलेटेड सूचनाएं हैं उन पर पर्याप्त रूप से निर्णय लेता है कि कौन सी प्रभावी सूचना है जो समस्या का समाधान कर सकती है। तो संक्रियात्मक सिद्धांत का पहला जो आयाम है या जो प्रकार है उसे बोलते हैं मूल्यांकन। दूसरा है अभिसारी चिंतन। इस चिंतन में बाहर से केंद्र की ओर होता है। इसके तहत एक समस्या के लिए एक ही समाधान की दिशा में काम करता है, यानी कि इसका समाधान, समस्या का समाधान कहां से होता है, बाहर से। एक समस्या है उसका एक ही समाधान होता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, संक्रिया करने की जरूरत नहीं होती, सीधा एक समस्या का समाधान बाहर वाला बता देता है। इस समस्या का समाधान इस प्रकार है, ये एक ऑपरेशन मानसिक क्रिया करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा है अभिसारी चिंतन। इसके तहत एक समस्या के अनेक समाधान की चिंतन की प्रक्रिया अग्रसर होती है, यानी एक ही समस्या को समाधान करने के विभिन्न प्रकार के रास्ते होते हैं, उसका समाधान विभिन्न प्रकार से। तीसरा है संक्रिया में समृद्धि। पूर्व में जो चीज सीखी गई है या पूर्व में सीखी गई जो विषय वस्तु है, व्यवहार है तथा कार्य अनुभव है को धारण करना, वर्तमान चेतना में लाना पुण्य स्मरण कहलाता है या समृद्धि कहलाता है। यानी जो पहले सीखी गई वस्तु है, व्यवहार है या कार्य अनुभव है को धारण करना, ग्रहण करना एवं वर्तमान चेतना में लाना ही पुण्य स्मरण कहलाता है। पांचवा है संज्ञान, कॉग्निशन। सूचनाओं की खोज करना और सूचनाओं को पहचानना, यानी कि गिलफोर्ड का जो आयाम है उसका पहला डायमेंशन है वो संक्रिया है। संक्रिया को आगे 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। संक्रिया में 5 मानसिक क्रियाओं का संयोग है, 5 मानसिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। पहली है मूल्यांकन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है समृद्धि और पांचवा है संज्ञान। फिर है विषय वस्तु। इसे विमा के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। विमा से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें एकांश या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है। गिलफोर्ड के अनुसार ऐसे एकांश या सूचनाओं को 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला है विजुअल, यानी कि देखने योग्य, जिसे हम बोलते हैं दृश्य, दिखाई जाने वाली विषय वस्तु, जैसे विषय वस्तु का
रंग कैसा है, विषय वस्तु का रूप कैसा है, विषय वस्तु का आकार कैसा है, विषय वस्तु की संरचना कैसी है। दूसरा है सर्वे, ऑडियो, सुने जाने वाली विषय वस्तु, जिसमें सुनने योग्य जो विषय वस्तु है उसकी ध्वनि कैसी है, उसकी लय कैसी है, विषय वस्तु की उसकी ताल कैसी है, उसका सुर कैसा है, उसका आवाज तीव्र है या मंद है, उसकी आवाज कर्कश है या प्रिय है, आदि के संदर्भ में विचार किया जाता है। यानी कि दूसरी व्यवस्था कौन सी है इसकी, गिलफोर्ड के अनुसार दूसरी व्यवस्था कौन सी है इसकी, यह है संज्ञान, सॉरी विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत क्या चीजें होती है, पहला तो है दृश्य, दूसरा है सर्वे, तीसरा है सांकेतक या प्रतीकात्मक। सांकेतक रूप में विषय वस्तु को प्रकट करना है तो पहले चिन्ह के रूप में प्रकट करना होगा, अक्षर के रूप में, अंक के रूप में या सूत्र के रूप में उसे प्रकट करना होगा। फिर है शाब्दिक, शब्द या विचार के माध्यम से विषय वस्तु को प्रकट कर सकते हैं। पांचवा है व्यवहारात्मक, यानी विषय वस्तु को प्रकट करना है तो उसके 5 तरीके हैं, पहला है दृश्य, दूसरा है सर्वे, तीसरा है सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक, चौथा है शाब्दिक और पांचवा है व्यवहारात्मक। तीसरा जो गिलफोर्ड का बुद्धि से संबंधित आयाम है उसे बोलते हैं उत्पादन या डायमेंशन, थ्री डायमेंशन है। पहला आपको बता ही दिया कौन सा है, पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन। अब देखो विषय वस्तु और संक्रिय दोनों का योग ही परिणाम को उत्पादन कहा जाता है। यानी जहां विषय वस्तु और संक्रिया आपस में मिल जाए, यानी कि 5 जो भाग है विषय वस्तु के और 5 भाग है संक्रिया के, जब आपस में मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादन कहते हैं। इस तरह के परिणाम को गिलफोर्ड ने आगे 5 भागों में डिवाइडेशन किया है, यानी ये 5 भाग 10 भागों का योग है और 10 भागों को मिलाकर उत्पादन बनाया और उत्पादन को आगे गिलफोर्ड ने कितने भागों में डिवाइडेशन कर दिया, 6 भागों में। पहला कौन सा भाग है, उसमें यूनिट है विषय वस्तु। देखो विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में देख समझ पाने की क्षमता है। इकाई प्रतीकात्मक भी हो सकती है, जैसे शब्द है, दृश्य है, इकाई आकृति, व्यवहार संबंधी, इकाई मुख्य व्यक्ति संबंधी इत्यादि। दूसरा है वर्ग, इकाई को अर्थपूर्ण वर्गों में संगठित व्यवस्थित करने की क्षमता क्या कहलाती है, वर्ग। पहला इकाई के उत्पादन कैसे होगा, इकाई के रूप में, दूसरा है वर्ग के रूप में, इकाई के अंतर्गत आगे उसे वर्ग में डिवाइडेशन करेंगे, वर्गों में संगठित करेंगे और उसे व्यवस्थित करेंगे। तीसरा है विभिन्न वर्गों का आपस में संबंध क्या है, उसे हम बोलते हैं संबंध। दो इकाइयों के बीच में संबंध व देख पाने की क्षमता है उसे क्या बोलते हैं, संबंध। तीसरा है तंत्र व प्रणाली, 2 से अधिक इकाइयां हैं उनका आपस में संबंध कैसा है, उनकी संबंध की क्षमता कैसी है, उनका संबंध का तंत्र कैसा है, उसे हम बोलते हैं तंत्र या प्रणाली। पांचवा है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, सूचनाओं में परिवर्तन को समझ पाने की क्षमता, जैसे भाषा में व्यंग्य व चुटकुलों की समझने की क्षमता। छठा है अनुप्रयोग, जिसे बोलते हैं इम्प्लीकेशन, यह अपेक्षा से संबंधित है, एक सूचना के आधार पर अन्य सूचना की सत्ता की आशा करना, जैसे अनुमान लगाना, भविष्य कथन करना आदि को हम अनुप्रयोग बोलते हैं। यह है गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, जिसमें बुद्धि के 3 आयाम 3 डायमेंशन बताए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। यानी कि पहला तो है संक्रिया के 5 भाग हैं, विषय वस्तु जिसके 5 भाग हैं और उत्पादन जो विषय वस्तु और संक्रिया का जोड़ है जिसमें 6 भाग हैं। यानी कि टोटल कितने हुए, 5 5 और 6, 5 5 25, 25 6 150, तो यानी कि 150 कारक होने चाहिए, तभी जाकर हम किसी व्यक्ति को बुद्धिशाली मानेंगे। जिसमें ये 150 कारक है गिलफोर्ड के अनुसार, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। जिसमें ये 150 कारक नहीं है संक्रिया के, विषय वस्तु के, उत्पादन के, उस व्यक्ति को हम बुद्धिमान नहीं मान सकते। थैंक्स।